हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीपीएससी क्लासेस। आज हम यूपीपीएससी क्लासेस में लेके आए हैं एक टेस्ट सीरीज जो यूपीपीसीएस तथा समीक्षा अधिकारी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए जान लेते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में जो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा हमारी परीक्षा 2021 के लिए। तो समस्त चीज़ों का अध्ययन किया गया है इसमें। 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन इसमें बनाए गए हैं जो एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से बहुत ही अच्छे हैं। तो चलिए जान लेते हैं क्वेश्चन को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। लगभग 3 से 4 बार पीसीएस में पूछा है और आरओ में तो पता नहीं कितने बार पूछा गया है, तो यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। ऑप्शन बी है पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। ऑप्शन सी है पहली बार तिरंगा लहराया गया था। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आप टिक कर सकते हैं इसमें, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था, यही इम्पॉर्टेंट है। और 1896 के जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसमें वंदे मातरम गाया गया था और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित एक उपन्यास है आनंद मठ, इसी से लिया गया है। तो इतना एक इम्पॉर्टेंट है, ये सब जानते रहिए। और बिल्कुल यूपीपीएससी क्लासेस को अगर जो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको प्राप्त होती रहे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सालबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये पीसीएस में भी और आरओ डिपार्टमेंट में पिछली बार पूछा गया है, तो जान सकते हैं इसको। ऑप्शन देख लेते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, और इसमें है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय ऑप्शन देख लेते हैं, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, और ऑप्शन डी है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो इसमें इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। इसका डेट आप लोग जानते रहिए, 17 मई 1782 ईस्वी को हुआ था। सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे और इस संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि और ब्रिटिश सम्राट ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने सालबाई और ब्रेंच को अपना नियंत्रण कायम रखा था। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इतने पॉइंट इसको आप भी चाहें तो नोट कर सकते हैं और यह क्वेश्चन पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत के विशाल मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें पहला कथन देख लेते हैं। इसमें पहला है भारत में विश्व का सबसे बड़ा एल्युमिनियम निक्षेपण पाया जाता है। और दूसरा देख लेते हैं, खादर क्षेत्र में अपेक्षा बांगर की न्यू एल्युमिनियम है। और कथन तीसरा है, इसमें खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है केवल पहला दूसरा, ऑप्शन बी है दूसरा तीसरा, ऑप्शन सी है पहला तीसरा और ऑप्शन डी है पहला दूसरा तीसरा। आप इसको गेस कर सकते हैं। मेरे हिसाब से पहला और तीसरा हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, क्योंकि भारत में जो गंगा के विशाल मैदान हैं, यहाँ पे एल्युमिनियम का निक्षेपण पाया जाता है। हिमालय से बहने वाली जो नदियाँ होती हैं, यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी को लाके निक्षेप कर देती हैं और खादर क्षेत्रों में इनकी रचना नई एल्युमिनियम की तरह की गई है तथा इनमें नई उपयुक्त क्षेत्र भी शामिल किया गया है इसमें हाल में ही। तो ये इतना चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसको आप जानते रहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया था? तो इसको आप जान सकते हैं। ये ऑप्शन है एलोरा के शिव मंदिर, ऑप्शन बी है अजंता, और ऑप्शन सी है एलोरा की गुफाएं, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आप इसको टिक कर सकते हैं, एलोरा के शिव मंदिर। तो ये राइट हो जाएगा। एलोरा के जो शिव मंदिर हैं, राष्ट्रकूट राजा कृष्णदेव राय या प्रथम ने बनवाया था। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यह पूछा गया है, दक्षिण भारत से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक एक वंश को बहुत डीप से जानिए, तभी बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए थे? तो यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं कथन में, दिनार, ड्रम, रूपक, स्वर्ण, ये चारों दिए गए हैं। तो
कथन विकल्प देख लेते हैं। केवल चौथा ऑप्शन है, केवल पहला ऑप्शन है, और ऑप्शन सी दिया गया है पहला और तीसरा, और ऑप्शन डी गया है पहला और चौथा। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? जी हाँ, इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, पहला और चौथा। तो ये सब आप जानते रहिए, इसमें पहला चौथा यानी दिनार और स्वर्ण मुद्राएं दोनों बनाई गई थी, तो ये चौथा सही हो जाएगा। तो इसमें गुप्त राजाओं ने 2 सिक्के चलवाए थे, तो यह आप जानते रहिए, इम्पॉर्टेंट है। दिनार जो कि रोमन साम्राज्य की नकल माना जाता है, नकल से चलवाया गया था, और स्वर्ण की जो मुद्राएं चलाई गई थी, ये चौथा वाली, ये सोने और चांदी की शुद्ध भारतीय सिक्का बना गया था, तो यही इम्पॉर्टेंट रही है। चलिए देख लेते हैं अगला पॉइंट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है? तो यह इम्पॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद इसमें 330 के तहत कहा गया है। ऑप्शन ए इज राइट नाउ हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं, यह इम्पॉर्टेंट, थोड़ा कंफ्यूज पैदा करता होगा, लेकिन ये ऑप्शन इज राइट नाउ हो जाएगा 330। तो इसमें लोकसभा और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है, तो ऑप्शन ए इज राइट नाउ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? तो यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा प्रकट करता है। तो इसमें देख लेते हैं, ऑप्शन ए राष्ट्रपति आदेश पर, ऑप्शन बी है कानून द्वारा संसद, ऑप्शन सी है सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना पर, और ऑप्शन डी है केंद्र सरकार की अधिसूचना पर। तो जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कानून द्वारा संसद कानून बना करके जजों की संख्या को घटा बढ़ा सकती है, तो यह इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। संसद कानून बनाकर जजों की संख्या को बदल सकती है। प्रारंभ में जो सुप्रीम कोर्ट में उसमें 7 जज थे, और वर्तमान में इस समय जजों की संख्या 34 पहुंच गई है। 33 अन्य न्यायाधीश हैं प्लस एक मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इतनी चीज़ आप जानते रहिए, यह इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, ये आईएएस में भी पूछा जा चुका है। तो देख लीजिए, ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं? तो देख लेते हैं, इसमें कथन दिया गया है, पहला जल आपूर्ति, भूमि, उच्च भूमि के क्षेत्र, गृह निर्माण सामग्री, और पांचवा दिया गया है सुरक्षा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, केवल पहला, तीसरा, चौथा, ऑप्शन बी है दूसरा, चौथा, पांचवा, ऑप्शन सी है पहला, दूसरा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। तो यह इम्पॉर्टेंट है, इसको आप जानते रहिए, गेस कर सकते हैं आप इसको। ये ऑप्शन डी इज राइट ना हो जाएगा, इसमें से सभी इम्पॉर्टेंट हैं, तो यह आप जानते रहिए। चलिए व्याख्या देख लेते हैं इसकी। ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने का कारक जो दिया गया है, यह मेंस में भी पूछा जा गया है, इसलिए मैंने इसको डाटा नोट कर दिया है। जल आपूर्ति साधारणतः ग्रामीण बस्तियों, जल स्रोत एवं जल राशियाँ जैसे नदी, झील एवं झरने इत्यादि के समीप स्थित होती हैं। यह जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। कभी कभी पानी की आवश्यकता लोगों को अन्यथा असुविधाजनक स्थानों जैसे दलदल और घिरे द्वीपों अथवा नदी द्वीपों के निचली क्षेत्रों में बसने के लिए प्रेरित करती है। मुख्यतः भूमि मनुष्य बसने के लिए यह जगह का चुनाव करता है जहाँ की भूमि कृषि कार्य के लिए उपयुक्त और उपजाऊ हो। यूरोप में दलदली क्षेत्र एवं निचली क्षेत्र में बस्तियां नहीं बसाई जाती हैं, जबकि दक्षिणी पूर्व एशिया में रहने वाले लोग घाटियों के निम्न भाग में तटवर्ती मैदानों के निकट बस्तियां बसाते हैं और नम चावल की कृषि के लिए सहायक होते हैं। तो यह इतना पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, मैंने व्याख्या भी कर दिया है, तो इसको आप जानते रहिए। चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न को। नगरीय बस्ती के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप जानते रहिए, सही नहीं है, इसको देखना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत लोग हैं बिना स्किप की इसको चले जाते हैं, नहीं है, नहीं दिखाई देता है। तो चलिए देख लेते हैं। निर्माण, खुदरा, थोक व्यापार एवं व्यावसायिक सेवा नगरों में ही विद्यमान होती है। और दूसरा क्या है, शहर नगरों से छोटे होते हैं एवं इनके आर्थिक कार्य भी कम होते हैं। तीसरा क्या है, अलग अलग नगरों या शहरों के आपस में मिल जाने से परिवर्तन विशाल नगरीय विकास क्षेत्र सन्नगर कहलाते हैं। तो इसमें देख लीजिए
क्या है ऑप्शन, क्या है पहला दूसरा, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी क्या है दूसरा और तीसरा, ऑप्शन डी है पहला दूसरा तीसरा। तो इसको आप टिक कर सकते हैं। मेरे हिसाब से दूसरा हो जाएगा। शहर नगरों से छोटे होते हैं एवं इनके आर्थिक कार्य भी कम होते हैं। तो यह इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। इतनी चीज़ आप जानते रहिए और हम अगले नए टेस्ट सीरीज में आपको फिर से शामिल होंगे। तब तक आप देखते रहिए। धन्यवाद।